हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, जो कि हमारी होने वाली है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या उसकी डेफिनेशन होगी, क्या उसके क्वेश्चंस होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे, तो अपनी इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात कर लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती क्या है। ठीक है, प्रोसेस आर एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर क्या होगा कि उन्हें कोई ना कोई एक प्रायोरिटी दी गई होगी, प्रायोरिटी दे दी गई कि तुम जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी बाद कम होगी वो हमारा बाद में एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर क्या है, ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हमारे दोनों में काम करता है। ठीक है, अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम जरूरी नहीं वो पूरा एग्जीक्यूट हमारे सीपीयू से, वो रुक रुक के एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या किसी को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़े किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए P1 प्रोग्राम और P2 प्रोग्राम है। अब P1 प्रोग्राम की P1 की प्रायोरिटी P2 से कम है। ठीक है, और P2 क्या हो रहा है, हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। उसी समय P2 को इनपुट आउटपुट रिसोर्स की जरूरत पड़े तो वहां पर क्या होगा कि P2 थोड़ी देर के लिए हमारा क्या है रेडी क्यूब में चला जाएगा और उस समय के मतलब कि वेटिंग क्यूब में चला जाएगा और उस समय के लिए हमारा जो P1 होगा वो क्या करेगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होगा। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव में बेसिकली पता है जौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के ऊपर आया वो पूरा एग्जीक्यूट होगा और बाद में कोई दूसरा प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो द जॉब प्रोसेस विच हायर प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूट फर्स्ट, तो मैंने बताया आपको जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर प्रायोरिटी हायर से क्या मतलब है, वहां पर हमें दिया होगा कि हायर नंबर हायर प्रायोरिटी है, लोअर नंबर लोअर प्रायोरिटी, ये हमें वहां पर दिया गया होगा। तो नेचुरली यू माइट वांट टू नो हाउ द प्रायोरिटी प्रोसेस इज डिसाइडेड, प्रोसेस इज डिसाइडेड। तो ये क्या होगा कि हम कैसे उसको प्रोसेस डिसाइड करेंगे, तो ये हम अभी देखेंगे। बेसिकली जिसकी प्रायोरिटी याद होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सब चीज हम अभी देखेंगे वीडियो में। ठीक है, उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हमारी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की। ठीक है, scheduling algorithm that schedules the incoming process on the basis of priority. The operating system use it for performing processes. अब बैच प्रोसेस क्या होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, हमने अपनी फंक्शंस वाली वीडियो में इसको कवर किया यूनिट 1 की। तो वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बताया था आपको, तो वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट टू जॉब्स इन द रेडी क्यूब। ठीक है, रेडी क्यूब का मतलब क्या है, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, that have same priorities, their priority scheduling execute the process on first come first serve basis। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए दो प्रोसेस हमारे, एक P1 है एक P2 है, दोनों हमारे कहा है रेडी क्यूब में है, दोनों हमारे क्या है और दोनों की प्रायोरिटी हमारी, मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी भी 10 है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी भी 10 है, इसकी प्रायोरिटी भी 10 है, दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा है और दोनों क्या है, दोनों प्रोसेस अभी हमारे रेडी क्यूब के अंदर है। और फिर उस समय हम क्या करें, उस समय हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा प्रोसेस उसको हम पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे, जो बाद में आएगा उसको हम बाद में एग्जीक्यूट कर लेंगे। जो प्रोसेस सीपीयू के पास पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। फॉर every job that exists we have a priority number assigned to it that indicate the priority level। अब यहाँ पर क्या है, हर प्रोसेस को हम कोई प्रायोरिटी नंबर असाइन करेंगे जो उसकी प्रायोरिटी लेवल को बताएगा। ठीक है, उसके बाद इफ द इंटीजर वैल्यू ऑफ द प्रायोरिटी नंबर इज लो, अगर उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है, लो है, तो इट मीन्स दैट द प्रोसेस हैज अ हायर प्रायोरिटी। लो नंबर इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर लो नंबर अगर किसी उसका लो नंबर है तो उसकी मान लीजिए हायर प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे लिखा है लोअर नंबर इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। अब ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि हायर नंबर की हायर प्रायोरिटी है या लोअर नंबर की लोअर प्रायोरिटी है, तो ये सब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्राइटेरिया में क्या दिया है, प्रायोरिटी दिया गया है और मोड क्या दिया गया है, प्रिमिटिव दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्या दिया गया, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, मतलब कि जिसका जो नंबर हमारा हायर होगा उसकी प्रायोरिटी हायर होगी। ठीक है, मतलब कि 40 है जो हमें यहाँ पर दिया गया, यानी P4 की प्रायोरिटी P3 से ज्यादा है, उसका P3 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, P2 की P1 से ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी का नंबर कौन है, हमारा P4 है, और सबसे कम वाला कौन है, हमारा P1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमें अराइवल टाइम बस टाइम दिया गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रेडी क्यूब में कौन कौन सा नंबर आ चुका है। जैसे 0 सेकंड पर हम आए तो उस समय हमारा प्रायोरिटी में मतलब कि रेडी क्यूब में कौन सा P1 है, तो P1 को हम एग्जीक्यूट कराएंगे कितने टाइम के लिए,
एक एक टाइम के लिए कराएंगे, 1 सेकंड के लिए कराएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी हर बार चेंज होगी, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए इसको करा लेते हैं। तो P1 को हमने 1 सेकंड के लिए चलाया, तो जैसे ही हमने 1 सेकंड के लिए चलाया, इसका बस टाइम तो 4 बचा, बट इसके इसके साथ कौन सा प्रोसेस आ गया, हमारा P2 भी आ गया। 1 सेकंड पे हमारा P2 भी आ चुका है। अब चेक करेंगे P1 और P2 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो P1 की 10 है, P2 की 20 है, और क्या है, हाइयर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी, यानी कि P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो पहले P2 एग्जीक्यूट होगा। तो P2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ही हमने P2 को लिखा है यहाँ पर, अब क्या है, P2 को हम केवल 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रिमिटिव की बात चल रही है, ठीक है। जैसे ही हम इसको 1 सेकंड यानी 2 तक एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका बस टाइम तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर P3 हमारा रेडी क्यूब के अंदर आ जाएगा। जैसे P3 हमारा रेडी क्यूब के अंदर आ गया ना, तो यहाँ पर उसका उसका ये क्या है, अब यहाँ पर हम देखें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, 3 प्रोसेस हमें दिए गए हैं, तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, P3 के, तो पहले P3 एग्जीक्यूट होगा, तो P3 को लिख लेते हैं। P3 भी हमारा ना 1 सेकंड तक चलेगा, यानी 3 तक चलेगा, तो इसका बस टाइम कितना, 1 बचेगा। उसी के साथ अब क्या हुआ, जैसे ही हम तीसरे सेकंड पर आए, अभी भी हमारे पास क्या है कि ये 3 प्रोसेस है, क्योंकि P4 तो हमारा चौथे सेकंड पर आएगा ना, तो अभी ये 3 है, तो इन तीनों में दोबारा चेक करते हैं, अभी भी P3 की ज्यादा है, यानी कि P3 हमारा दोबारा एग्जीक्यूट होगा, कहाँ तक, ऊपर तक जाएगा वो, यानी कि इसका बस टाइम कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि हमारा जो P3 है वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, वो रेडी क्यू से हम उसको बाहर कर दे रहे हैं। अब जैसे ही चौथा सेकंड हुआ, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आ गया, P4 आ गया, और P4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि P4 पूरा एग्जीक्यूट होगा एक बार में। जैसे P4 आया, उसका बस टाइम कितना, 1 है, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो P4 भी हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब चेक करेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस बचा है हमारे पास, कौन सा बचा है, एक तो P2 बचा है, एक P1 बचा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हमारे P2 की ज्यादा है, और P2 हमारे पास ऐसे सिंगल प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके दूसरे प्रोसेस से, यानी कि P2 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो सकता है। तो P2 का बस टाइम कितना है, 3 बचा था, इसको भी 0 कर देते हैं, और यहाँ पर इसको 5 से लेके 8 तक हम एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है। यानी कि P2 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसका आखिरी प्रोसेस बचा है P1, तो उसको भी पूरा एग्जीक्यूट करा देते हैं, यानी कि P1 पूरा एग्जीक्यूट हो गया, 8 4 12, तो ये भी हमारा क्या पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब अगर हमारा गैंट चार्ट बन गया, तो हम बाकी चीजें जल्दी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इसका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं गैंट चार्ट से पीछे की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीशन टाइम कितना है, P1 का 12 आ रहा है, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। P2 का कितना आ रहा है, 8 दिखा रहा है, तो हम 8 लिख देंगे। P3 का कितना है, 4 आ रहा है, तो हम 4 लिख देंगे। P4 का 5 आ रहा है, तो ये इनका कंप्लीशन टाइम होगा। अब टर्न अराउंड टाइम क्या बोलता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना, 12 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया यहाँ पर, और 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया। तो यहाँ पर इसका टर्न अराउंड टाइम भी आ गया। वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम क्या बोलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 12 में से 5 का कितना बचेगा, 7 आएगा, ठीक है। उसके साथ 4 में से 3 गए, 3 आ जाएगा। 7 में से 3 गए, 3 आ जाएगा। 4 में सॉरी 7 में से 4 गया, 3 आ जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा इसका, हमारा वेटिंग टाइम आ गया। अब रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या बोलता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हम यहाँ पर क्या है, बहुत सारी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको ये निकालना बहुत आसान हो गया होगा, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, या वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम निकालना। तो ये बहुत आसान आपको लग रहा होगा इस समय, तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम P1 को कब रिस्पॉन्स मिला, 0 पे मिला, और उसका अराइवल टाइम कितना है, 0, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया, 0 हो गया इसका। P2 को कब मिला, 1 पर मिला, और उसका क्या कहते हैं, अराइवल टाइम कितना था, 1 था, तो 0 हो जाएगा। P3 को कितना मिला, 2 पे मिला, उसका अराइवल टाइम कितना था, 0 हो गया, तो रिस्पॉन्स टाइम 0। अब यहाँ पर P4 को कब मिला रिस्पॉन्स, चौथे नंबर में मिला, और उसका अराइवल टाइम कितना था, 4, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना, 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे इन सबको रिस्पॉन्स टाइम कितना, 0 आ रहा है, इनका एवरेज भी 0 आ रहा है, क्योंकि इन प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग थी, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या थी, नीचे वाले की थी। तो सिंपल सी बात है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, वेटिंग निकाल लिया, रिस्पॉन्स निकाल लिया। बहुत आसान था, हमने इसको आराम से निकाल लिया। अब क्या है, अगर आपसे इनका एवरेज पूछा गया, तो आप इनका एवरेज भी निकाल सकते हैं, पूरे को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको निकालना है इनका एवरेज, सिंपल सा। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर दिया गया है, लोअर द नंबर हाइयर द प्रायोरिटी, जिसका नंबर लोअर है उसकी हाइयर प्रायोरिटी, यानी कि हाइयर प्रायोरिटी किसकी है, हमारी P3 की है, और लोअर किसकी है, हमारी P4 की है, ठीक है। मतलब कि जिसका नंबर लोअर होगा प्रायोरिटी में, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और जिसका हाई होगा उसकी प्रायोरिटी कम होगी, ठीक है।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपको बस टाइम नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ सीपीयू इनपुट आउटपुट और सीपीयू टाइम दिया गया, यानी कि इतना टाइम आपको दिया गया। तो ये क्या होता है, हमारा बस टाइम होता है टोटल। इन तीनों को जब प्लस कराते हैं तो वही हमारा क्या होता है, बस टाइम होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट आएगा, कैसे सीपीयू सीपीयू से एग्जीक्यूट होगा। तो देखते हैं, जैसे ही हम P1 की तरफ, जैसे ही हम 0 सेकंड पर आए, यहाँ पर 0 सेकंड पर आए तो हमारा कौन सा प्रोसेस आया, P1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सीपीयू इनपुट आउटपुट सीपीयू का। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सीपीयू का मतलब क्या है, क्योंकि वो हमारा सीपीयू के पास है एग्जीक्यूट होने के लिए। इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, वो एक वेटिंग स्टेट में चला गया इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के लिए। और जैसे ही उसे इनपुट आउटपुट रिसोर्स मिल गए, वो दोबारा हमारे किस पे, सीपीयू के पास आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसको क्या है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेगा तो आपको और आसान लगेगा उसको देखना। ठीक है, तो जीरो पे जैसे कोई प्रोसेस कौन आया, हमारा P1 आ गया, तो जीरो से लेकर इसको 1 तक कर देते हैं। तो 0 से 1 तक हमारा कौन, P1 आ गया। ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम कितना हो गया, इसका सीपीयू टाइम 0 हो गया, यानी कि अब ये क्या है, हमारा 5 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या, 5 सेकंड के लिए, तो इसको लिख लेते हैं सारे सेकंड हम यहाँ पर, सारे सेकंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। जिससे क्या हो, हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग हमें आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये हमारा क्या है, 5 सेकंड के लिए उसमें चला जाएगा वेटिंग स्टेट में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 6 तक इनपुट आउट में चला गया P1। ठीक है, 6 सेकंड के लिए चला गया। तो अब कौन सा प्रोसेस हमारा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ही दूसरे सेकंड पर आए तो हमारा P2 भी आ चुका है। तो P1 हमारा क्या है, वेटिंग स्टेट में है, तो P1 अभी रुका है। ठीक है, तो हमारा दूसरे सेकंड में P2, मतलब कि पहले सेकंड में भी कोई नहीं आया, P2 आया हमारे दूसरे सेकंड में, यानी कि पहला सेकंड हमारा क्या है कि सीपीयू आइडियल रहा, तो उसके सिंपल से आइडियल छोड़ देंगे। और जैसे ही दूसरा सेकंड आया, दूसरे सेकंड में हमारा P2 आया। ठीक है, यहाँ पर तो P2 का पहले सीपीयू का उसने 3 टाइम लिया। ठीक है, यानी कि P2 को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे तीसरा सेकंड आया, तो सॉरी, इसको यहाँ पर लिख लिया। इसका क्या है, 2 बचा है सीपीयू के पास टाइम। जैसे ही हम तीसरे सेकंड पर आए तो हमारा कौन आ गया, P3 आ गया यहाँ पर। अभी हमारा इसके अंदर कौन कौन है, ये तो हमारा वेटिंग में चला गया। इसके अंदर कौन कौन है, सीडी क्यूब के अंदर हमारा P2 है और P3 है। तो P2 और P3 में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, हमारी P3 की ज्यादा है, तो P3 हमारा आ जाएगा। अब P3 का वो सीपीयू टाइम कितना है, हमारा 3 है। ठीक है, अभी देखिए, जो इसको हम 3 सेकंड तक अब चला सकते हैं। पहले इसको 2 कर देते हैं, मतलब कि 1 सेकंड के लिए हमने चलाया। तो अब ये 4 तक हमारा ठीक है, 5 तक हमारा आ चुका है। तो 5, जैसे ही हम 3 सेकंड पर आए थे तो वहां पर P4 भी हमारा आ चुका था। ठीक है, P4 भी हमारा आ गया था, P3 भी आ गया था। और इन तीनों में से अभी भी किसका क्या कहते हैं, प्रायोरिटी ज्यादा है, P3 की ज्यादा है प्रायोरिटी। तो P3 को हम 3 बार रन कर दे, एक बार हमने ये कर दिया P3, एक बार ये P3, तो यानी कि हमारा 4 से 6 तक हमारा P3 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो इसका जो सीपीयू टाइम कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जैसे इसका सीपीयू टाइम 0 हुआ, यानी कि अब ये चला जाएगा हमारा इनपुट आउटपुट उसमें। ठीक है, कितने, 3 सेकंड के लिए। तो 1 2 3, यानी कि 9 तक, 6 से लेके 9 तक ये हमारा क्या चला गया, इनपुट आउटपुट स्टेट में। कौन चला गया, हमारा P2 चला गया, सॉरी कौन चला गया, हमारा P3 चला गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम छठवें सेकंड पर आए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो P1 है वो भी हमारा रेडियो क्यूब के अंदर दोबारा से आ गया छठवें सेकंड के बाद। क्योंकि वो क्या कहते हैं, 5 सेकंड के लिए हमारा इनपुट आउटपुट स्टेट में गया था। अब ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया इनपुट आउटपुट। ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड के लिए इसका इसका जो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करा उसने, वो कंप्लीट कर लिया उसने हमारा। ठीक है, तो यानी कि अब P1 भी हमारा आ गया और P3 हमारा क्या चला गया, वेटिंग में चला गया। तो P3 को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, यानी कि अभी अब हाईयर प्रायोरिटी इन तीनों में किसकी है, P2 P3 और P1 में से हाईयर प्रायोरिटी किसकी है, P2 की कितनी है, हमारी 3 है। ठीक है, और P1 की कितनी है, हमारी 2 है, और P4 की कितनी, 4 है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P1 की ज्यादा है, यानी कि अब P1 को हम दोबारा ले जाएंगे। P1 को जैसे ही हम लेके आए यहाँ पर, तो P1 को इसका कितना सीपीयू टाइम, 2 बचा।
ठीक है, अब अभी भी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P1 की ज्यादा, P1 को दोबारा लेके आए हम, तो उसको कितना बचा, 1 बचा। अभी अभी भी क्या है, अभी भी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, P1 की, तो P1 दोबारा हम लेके आए, तो P1 क्या है हमारा, पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारा क्या होगा, 0 हो गया, तो P1 को हम टोटली यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमारा क्या है कि P3 हमारा दोबारा आ गया, P3 का जो इनपुट आउटपुट था वो हो चुका है कंप्लीट, P3 का इनपुट आउटपुट हो गया कंप्लीट, और P1 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ, तो हमने क्या देखा, प्रोसेस कौन कौन है, P2 हमारे पास है, P4 P3 है, और P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि P3 हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो P3 एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो P3 हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा, उसको एक बस टाइम पे और एग्जीक्यूट होना था, हो गया वो, तो P3 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, इसको हटा दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी है, एक तो हमारा P2 है, और एक एक हमारे पास क्या है, P4 है, तो हमारा P2 पहले एग्जीक्यूट होगा, इसकी प्रायोरिटी P4 से ज्यादा ही है, तो P2 हमारा एक टाइम के लिए गया, तो इसका कितना बचा, 1 बचा, एक टाइम के लिए चला गया, तो इसका क्या है, 0 बचा। अब जो हमारा P2 है वो 3 सेकंड के लिए कहाँ चला जाएगा, इनपुट आउटपुट में चला जाएगा, तो P2 के लिए 3 सेकंड के लिए हम इनपुट आउटपुट में डाल देंगे, किसको, P2 को, तो P2 चला गया। अब क्या होगा, हमारा P4 है, हमारे पास P4 हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है अभी, क्योंकि हमारे उसमें उसके अंदर कौन है, केवल रेडी क्यूब में हमारा P4 अकेला है, तो P4 कितना, 2 सेकंड के लिए इसको हम कर देते हैं P4 P4। ठीक है, हमने P4 और P4 कर दिया 2 टाइम के लिए। अब क्या है यहाँ पर, जैसे ही हम इसको ले गए तो वो क्या, P4 क्या चला गया हमारा, P4 हमारा कहाँ चला गया, P4 हमारा चला गया इनपुट आउटपुट में, कितने, 4 सेकंड के लिए, तो P4 को पहुंचा देते हैं 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4, इनपुट आउटपुट में चला गया हमारा P4। ठीक है, अब क्या है कि रेडी, जैसे ही इनपुट आउटपुट में चला गया तो हमारे रेडी क्यूब में हमारे पास कुछ तो बचा नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा जो P2 है वो हमारा वेटिंग स्टेट में है, और P4 भी हमारा वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, और P1 और हमारा P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, P3 भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये क्या है कि अभी सीपीयू हमारा 1 सेकंड के लिए आइडियल रहेगा, तो इसको आइडियल छोड़ देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, जैसे इसको आइडियल छोड़ा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका है, किसका हो गया कंप्लीट, P2 का, तो P2 हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर P2 हमारा कहाँ आ गया, रेडी क्यूब के अंदर दोबारा से आ गया। P2 को कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट कराना, 1 सेकंड के लिए, तो P2 को हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करा दिया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि P2 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो P2 को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा P4 अभी तो इनपुट आउटपुट स्टेट में है, अभी एग्जीक्यूट तो हो नहीं रहा है, तो सिंपल सा P4 ये हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल रहेगा थोड़ी देर के लिए, और लास्ट में जैसे ही हम वहां पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 18 सेकंड तक, तो वहां पर क्या है कि हमारा P4 भी आ गया था, तो P4 भी हमारा कितना, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, और P4 का इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम P4 को एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, हमने P4 को एग्जीक्यूट करा दिया, तो ये हमारा क्या है, गैंट चार्ट बनकर आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल था। यहाँ पर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको एक एक सेकंड तक हमारे गैंट चार्ट को आगे ले जाना है। जैसे अगर आप एक एक सेकंड तक आगे ले जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इनपुट आउटपुट में जैसे ही वो जाएगा तो आपको इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा कि आप इतने से इतने सेकंड तक आप उसको इनपुट आउटपुट डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गया, पहले हमने P1 को डाला कितने, 5 सेकंड के लिए, उसका P3 को हमने कितना, 3 सेकंड के लिए डाला, उसके बाद हमने P2 को कितना, 3 सेकंड के लिए डाला, और P4 को कितना, 4 सेकंड के लिए इनपुट आउटपुट में डाला। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा जब आप एक एक सेकंड तक गैंट चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका कंप्लीशन टाइम और निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। 1 सेकंड, इसको जरा रफ कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसकी हाइयर प्रायोरिटी, इसकी लोअर प्रायोरिटी, और ये हमारे क्या है, पूरा कंप्लीट हो चुका है इनपुट आउटपुट, और सीपीयू का बस टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम आपको क्या दिख रहा है, पीछे से देखेंगे हम, तो P1 हमारा कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, 9 पे जाके एग्जीक्यूट है, उसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 9 हो गया। P2 देख लेते हैं, P2 हमारा कितना, 16 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो 16 पे लिख लेते हैं यहाँ पर। P3 हमारा कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, पीछे देख लेंगे हमारा 10 पे, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, और P4 हमारा 19 पे। तो ये क्या होगा, इसका कंप्लीशन टाइम आ गया हमारा। यहाँ पर हमें कंप्लीशन टाइम पूछा तो हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया। ठीक है, और आपको अगर एवरेज निकालना है तो आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम में बहुत हद तक पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर क्या है, गैंट चार्ट को अच्छे से मेंटेन करना है। अगर आप गैंट चार्ट अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप गैंट चार्ट को मेंटेन करने के लिए मेरा एक सुझाव है आपके लिए कि आप एक एक सेकंड तक गैंट चार्ट को आगे बढ़ाएं,
जिससे आपको इनपुट आउटपुट जब आपको उसको इनपुट आउटपुट में डालना हो, आपको वेटिंग स्टेट में डालना हो तो आपके लिए आसान होगा, और रेडी क्यूब बना लेंगे तो आपके लिए और आसान होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम क्या आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्या एडवांटेज हम देख लेते हैं। तो चलिए एडवांटेज को देखते हैं। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस डू नॉट हैव टू वेट फॉर देयर चांस टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यू टू करंट रनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या है, हाइयर प्रायोरिटी जो हमारा प्रोसेस है उसमें क्या है कि जो हमारा हाइयर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा उसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो डायरेक्टली हमारा क्या होगा, रन होगा। ठीक है, ये उसका एडवांटेज हो गया। वी आर एबल टू डिफाइन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी फॉर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा हमारा, उस प्रोसेस को हम डिफाइन कर पाएंगे। ये प्रोसेस हमारा पहले इंपॉर्टेंट है, इसको हमारा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको इम्पोर्टेंस हमें ज्यादा देना है, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम क्या कर डिफाइन कर पाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा हो कभी कभार कोई प्रोसेस हमारा रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको पहले एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिससे वेटिंग टाइम रिड्यूस हो रहा है हमारा। ठीक है, द एप्लीकेशन इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज फ्लक्चुएट आर यूजफुल। ठीक है, एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें जो रिक्वायरमेंट टाइम है वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, यूजफुल होगा मतलब कि जैसे कोई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो हल्का एग्जीक्यूट हो गया तो वहां पर रिसोर्स भी हमको जल्दी मिल जाएंगे, या कोई इनपुट आउटपुट में चला गया तो रिसोर्स क्या दूसरे को एलोकेट कर दे जाएंगे, फ्लक्चुएट होगा वहां पर, तो वो क्या होगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूजफुल होगा। बेसिकली इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। ठीक है, सिंस वी ओनली एग्जीक्यूट हायर प्रायोरिटी, दिस दिस कैन लीड टू स्टेवेशन फॉर द प्रोसेसेस दैट हैव अ लोअर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं उनमें क्या हो जाएगा, वो बहुत टाइम के लिए रुक जाएंगे, मतलब कि जो हाई प्रायोरिटी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या हो गया कि बहुत सारे प्रोसेस जिनके कम प्रायोरिटी है, वो क्या हो गया कि हमारे बहुत समय तक के लिए हमारे रेडी क्यूब में डले रहेंगे, या हमारे मान लीजिए वेटिंग क्यूब में डले रहेंगे। तो ये क्या होगा, एक डिसएडवांटेज है। Estimation in the phenomenon in which a process get infinity postponed because the resources that are required for the process are never allocated to it। ठीक है, बेसिकली क्या है कि वो इनफाइनाइट पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, मतलब कि बहुत समय के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। वही कहने का मतलब है, उनको रिसोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिसोर्स किसको एलोकेट कर दिया गया, हमारा हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो जैसे कि यू कैन रिसर्च मोर देन एस्टिमेशन ऑन गूगल, आप किसके बारे में गूगल में और कुछ जान सकते हैं कि इससे होता क्या है हमारा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे क्या होगा कि बहुत समय के लिए हमारा कोई भी प्रोसेस क्या है, वेटिंग में रह सकता है, या उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा उस प्रोसेस को, हमारा जिसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो ये उसका क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। इफ द सिस्टम eventually crisis, all the process that have lower priority will get lost since they are stored in the RAM। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कोई भी क्राइसिस आ जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो जो भी हमारे प्रोसेस रेम के अंदर स्टोर थे लोअर प्रायोरिटी वाले, वो क्या हो जाएंगे, हमारे लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि खो जाएंगे। उनको प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारे रेम में स्टोर थे, ना कि हमारे मेन मेमोरी में स्टोर थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम हमारे कोई नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो हमने देखा प्रायोरिटी होती क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखे, उसके कुछ 2 क्वेश्चन करे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत हद तक पूछे जाते हैं, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।